नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उठाया है। आपके पास जो बुक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस वाली, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, उसी का जो आपका यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में से सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि आधुनिक लोकतंत्र का विकास जो है वो कैसे हुआ, आपको यही बताना है। साथ ही जो आधुनिक लोकतंत्र है उसकी विशेषता बतानी है। अब देखो, आधुनिक लोकतंत्र क्या होता है। आधुनिक लोकतंत्र का मतलब होता है मॉडर्न डेमोक्रेसी। आधुनिक जो अभी इस टाइम पर जो चल रही है, जो अभी के टाइम पर चल रही है, हमें उसी के बारे में बताना है। मैंने आपको इससे पहले एक और क्वेश्चन कवर करवाया था, उसमें बताया था कि इतिहास जो है वो 3 भागों में है। एक है प्राचीन, एक है मध्य और एक है आधुनिक, है ना। तो प्राचीन वाला हमने पढ़ लिया, मध्य इसी से निकल कर के मध्य में आया और मध्य से कैसे डेवलप होके आधुनिक में आया, हमें वो पढ़ना है कि आधुनिक लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, तो आधुनिक लोकतंत्र का विकास का मतलब यही है कि कैसे प्राचीन लोकतंत्र कन्वर्ट करके मध्य में आया और मध्य से कैसे कन्वर्ट होके आधुनिक में आया, हमें उसका बेसिकली विकास पढ़ना है। और इसकी क्या विशेषताएं, वो विशेषता ऑलरेडी करवा रखी है मैंने, बट अगर जिसने वीडियो नहीं देखी तो बेफिक्र रहो, इसमें भी मैं विशेषता आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आपको अपने आंसर राइटिंग को 3 भागों में रिप्रेजेंट करना होता है। पहला आपको परिचय लिखना होता है, भूमिका वगैरह मत लिखना। भूमिका जो वर्ड है वो बहुत पुराना हो चुका है, परिचय वर्ड का यूज़ करना, और लास्ट में निष्कर्ष का, और बीच में जो क्वेश्चन पूछा है वो आप बताओगे। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको परिचय छोटा लग रहा हो, आप इसी को एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। बस आपको यहाँ पे एक डेमो दिया गया है कि किस टाइप से आपको आंसर राइटिंग करना होता है। तो पहले आपको परिचय लिखना है, फिर आपको लिखना है कि आधुनिक लोकतंत्र का विकास एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। यानी बहुस्तरीय का मतलब कि काफ़ी स्तर में हुई है, यानी कि इसके काफ़ी चरण रहे हैं। चरण मैंने आपको जो बताया है ना, बेसिकली उन्हीं चरणों की बात की गई है जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, जिनमें कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारक शामिल हैं। यहाँ आधुनिक लोकतंत्र के विकास और इसकी विशेषताओं का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। थोड़ा सा आप और बढ़ा के लिख लेना। जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र की क्या परिभाषा है। अर्थ एक अलग चीज़ है, परिभाषा एक अलग चीज़ है ना। तो दोनों की दोनों चीज़ें आप अपने परिचय के बाद या परिचय में यूज़ कर सकते हो कि लोकतंत्र जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये और ये, इसका अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है। ठीक है, तो ये आपके परिचय में काम देगा। उसके बाद आपको लिखना है कि जो आपका मेन है ना, वो मेन हेडिंग में आपको बता रही हूँ कि मेन पॉइंट आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो आपको बताना है कि जो आधुनिक लोकतंत्र है उसका विकास, पहले आप हेडिंग डालोगे। पहला आप इसके अंदर लिख सकते हो कि जो आधुनिक लोकतंत्र का विकास जो है वो कई सारे चरणों में हुआ है, जिन चरणों को आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप हेडिंग दे सकते हो यहाँ पे पहला चरण, या आप ऐसे फर्स्ट डाल के भी लिख सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया था प्राचीन यूनान और रोम में लोकतंत्र की उत्पत्ति। इसका जिस बच्चे को इसका मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं मालूम है, उसके लिए मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो आप ये लिख सकते हो। ये दोनों लाइनें जो है ना, ये प्राचीन यूनान वाला और रोमन गणराज्य वाला। प्राचीन यूनान से ही लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति हुई है, फिर धीरे धीरे रोमन गणराज्य में भी इसकी जो विचार है, इनके विचार को अपनाया गया है ना। तो यही चीज़ जो है वो आपको इसमें लिखना है, प्राचीन यूनान और रोम में लोकतंत्र की उत्पत्ति। उसके बाद आपको लिखना है मध्य युग में लोकतंत्र का पतन। सेकेंड चरण में क्या हुआ था कि पहले चरण में क्या था कि उत्पत्ति हुई, मतलब वहाँ से स्टार्टिंग हुई लोकतंत्र की। लेकिन जैसे जैसे मध्य युग आया, मध्यकाल आया, मध्यकाल मध्य युग मतलब जो मुगल साम्राज्य था, या जो उसके पहले जो था ना, दिल्ली सल्तनत और ये दिल्ली सल्तनत और मुग़ल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मध्य युग में जब दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल का युग जब चल रहा था, तो वहाँ पे लोकतंत्र का पतन हो गया था। यानी लोगों ने लोकतंत्र को, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने लोकतंत्र को हटा दिया था, वहाँ पे राजतंत्र की स्थापना हुई थी। राजतंत्र और सामंतवादी ने इसकी जगह ले ली थी।
सामंतवादी व्यवस्था आपको पता है क्या होती है, वही लिखना है। उसके बाद राजतंत्र को ऐसे हेडिंग बनाना, राजतंत्र, और राजतंत्र को एक्सप्लेन कर देना कि राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन, यानी कि जो शासन राजा के द्वारा अपनी प्रजा के ऊपर किया जाता है वही राजतंत्र कहलाता है। इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती, जनता के पास कोई भी अधिकार नहीं होते। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये आपको लिखना है कि ये राजतंत्र के अंतर्गत जनता के पास किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं होता। राजा अपने मन से, अपने हिसाब से कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन अपने हिसाब से लेता है। और साथ ही राजा की मृत्यु के बाद जो अगला राजा बनता है वो उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो बनता है, जो उसका बेटा होगा वो बनेगा, भले ही वो उस योग्य हो या ना हो। ये चीज़ आपको इसी के अंदर लिखनी है, ठीक है। और सामंतवादी व्यवस्था आपको पता है, जमींदारी व्यवस्था, तो वो लिखनी है। उसके बाद है तीसरा चरण, जिसमें जब पुनर्जागरण काल आया था, इटली वगैरह में पुनर्जागरण हुआ था, तो उसमें आपको ये लिखना है कि पुनर्जागरण के दौरान जब इटली वगैरह में, रोमन साम्राज्य में जब पुनर्जागरण हुआ तो वहाँ पे लोकतंत्र के विचारों को फिर से प्रोत्साहित किया गया और वहाँ पे लोकतंत्र को दोबारा अपनाया। और उस क्षेत्र में जहाँ पे अपनाया गया तो देखते ही देखते दूसरी कंट्री ने भी उसको द्वारा लोकतंत्र के विचारों को अपनाया। उसके बाद आपको लिखना है अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी चौथे चरण में, वो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही जो है आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, या जो लोकतंत्र है वो आधुनिक की तरफ उसका विकास हुआ था। तो जो बेसिकली जो आधुनिक लोकतंत्र है ना, वो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पर ही आया था। तो इसमें आपको ये लिख रहा है। बेसिकली मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, एक्सप्लेन आपको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद है 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र का विस्तार। 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र का विस्तार दुनिया भर में हुआ, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, हमारा इंडिया हो या फ्रांस हो, अमेरिका हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, हर जगह जो लोकतंत्र है उसका विस्तार हुआ और कई देश ने लोकतांत्रिक सरकार को अपनाया। और आज भी आप देखोगे ना तो अधिकतर हर जगह पे लोकतंत्र ही है, चीन को छोड़ करके बाकी हर जगह लोकतंत्र को ही अपना रखा है हर देशों ने। तो ये है लोकतंत्र का, आधुनिक लोकतंत्र का विकास, यानी कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसका विकास। विकास में आपको मतलब बेसिकली यही लिखना होता है कि कैसे उसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी और कैसे वो बड़ा बढ़ते बढ़ते कैसे मॉडर्न में कन्वर्ट हुआ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो बच्चा 0 ईयर का होता है, मतलब 0 से 1 ईयर का, और कैसे वो 60 ईयर्स का हुआ वो बताना होता है। तो सेम विकास में आपको यही बताना था कि कहाँ से लोकतंत्र का जो विचार है वो पनपा और कहाँ पे आके वो आया। मतलब अभी जो चल रहा है वो आधुनिक लोकतंत्र है, तो इसीलिए आधुनिक लोकतंत्र आपसे ज़रूर पूछेगा पेपर में। इसकी विशेषता देख लो, विशेषता में क्या लिखना है। पहला है नागरिकों की भागीदारी, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पे लोगों का शासन हो। सेकंड है प्रतिनिधित्व, यानी एक आदमी होना चाहिए जो उस लोगों का प्रतिनिधित्व करे, जनता मतलब सरकार बन करके। जैसे आप देखो कि आजकल के टाइम पर चुनाव वगैरह होते हैं, हम अपने एमएलए को चुनते हैं, या जो हमारे आसपास प्रधान होते हैं हम उसको वो इलेक्शन में खड़े होते हैं हम उनको चुनते हैं। तो मतलब हमारे एरिया का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो एक आदमी, कहाँ पे, सांसद में, संसद में, और वो कहलाते हैं सांसद। सांसद का मतलब होता है एक पर्सन जो कि संसद के अंदर किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसमें आपको अगला पॉइंट लिखना है कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में क्या है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। सरकार के निर्णय की समीक्षा वो कर सकती है, और ऐसा नहीं कि जो सरकार ने बोला सही वही सही, नहीं, वो सरकार के निर्णयों की समीक्षा कर सकती है। मतलब अगर सरकार ने कोई निर्णय दिया है तो उसको वो गलत और सही ठहरा सकती है। उसके बाद है मानव अधिकारों का सम्मान किया जाता है। मानव अधिकारों का सम्मान किया जाता है और नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध होते हैं। तो ये आपको लिखना है इसके अंदर। उसके बाद है सरकार की जवाबदेही, यानी अगर कोई सरकार कोई भी काम कर रही है, कोई डिसीज़न ले रही है, या उसने मतलब कोई भी डिसीज़न लिया तो उसको सरकार को जवाबदेही होना पड़ेगा जनता के प्रति कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वही चीज़ है। या अगर सरकार ने कोई भी डिसीज़न लिया और कोर्ट उससे ये पूछ रही कि आपने ये डिसीज़न क्यों लिया, तो वो कोर्ट और जनता दोनों के प्रति जवाबदेही होगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट मतलब फ्री रहता है अपने में,
मतलब अगर लोकतंत्र का मतलब ही क्या है कि कोर्ट फ्री है, सरकार के अंडर में नहीं है, और जनता का मतलब क्या है कि जनता ने उसे चुना है। जनता और कोर्ट दोनों का आंसर देगी सरकार, कि सरकार ने अगर ये डिसीजन लिया है, कोई डिसीजन गलत है तो वो किस बिहाफ पर लिया है। उसके बाद है विपक्ष की भूमिका, क्योंकि अगर सरकार कोई काम कर रही है तो उसको गलत या सही बताने वाला विपक्ष ही होता है, यानी कि जो उसके अपोजिट पार्टी होती है, जो पार्टी हार जाती है, वही बताती है कि ये सरकार की ये नीति जो है वो गलत है, या को जो नीति है या सही है। तो नीतियों की समीक्षा करने के लिए विपक्ष की भूमिका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है नागरिक समाज की भूमिका। ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि नागरिक समाज की भूमिका का मतलब ये है कि सरकार जो है ना, वो नागरिक के प्रति भी उत्तरदायी होती है कि उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया। यानी जो आम इंसान है वो भी सरकार की नीतियों की समीक्षा कर सकते हैं, और नागरिकों के हितों की रक्षा करना किसका कार्य होता है? सरकार का। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आधुनिक लोकतंत्र की विशेषताओं में आपको लिखना होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। जब लोगों का शासन होगा तो वहाँ पे नागरिकों की भागीदारी होगी ही होगी। नागरिकों की भागीदारी है तो एक लोग उसमें प्रतिनिधित्व करेगा, सरकार मतलब जनता बन करके। क्योंकि अगर किसी पड़ोस मोहल्ले में मान लो 500 लोग हैं किसी एरिया में, तो 500 लोग जाकर के अपनी बात नहीं कहेंगे। इन 500 के लिए इसमें से एक आदमी उठ करके आएगा जो इन 499 की बात करेगा आगे सरकार मतलब सांसद के लेवल पर। तो प्रतिनिधित्व करना बहुत ज़रूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मैंने आपको बता दिया। इसमें आप मीडिया भी लिख सकते हो कि मीडिया का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मीडिया भी अपने आप में स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। और चुनाव भी लिख सकते हो कि जो चुनावी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष की जाती है। निष्पक्ष चुनाव करके भी आप हेडिंग बना के लिख सकते हो। इसके अलावा चयन का विकल्प भी लिख सकते हो कि लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों के पास चयन करने का एक ऑप्शन होता है कि वो इसको चुने या उनको चुने। तो अगर मान लो कोई भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे अगर ए ही खड़ा है, कोई एक आदमी खड़ा है, तो ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि लोगों के सामने चयन करने का एक विकल्प होना चाहिए। तो ये भी आप पॉइंट बना कर लिख सकते हो। मानव के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, चाहे वो जनता के प्रति हो, चाहे वो मीडिया के प्रति हो, या चाहे वो न्यायपालिका के प्रति हो। विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, नागरिक समाज की भूमिका। और भी कुछ कुछ पॉइंट है जो इसमें आप लिख सकते हो। बेसिकली मैंने आपको 10 पॉइंट बता दिए हैं। इन 10 पॉइंट को भी आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखते हो तो पेपर में आप काफ़ी कुछ अच्छे से लिख सकते हो। इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना होता है। जितना आपको इसमें समझ में आया, लास्ट में आपको 4 से 5 लाइनों में निष्कर्ष लिखना होता है। तो आशा करती हूँ कि आधुनिक लोकतंत्र की विशेषताएं आपको समझ में आई होगी, और जो आधुनिक लोकतंत्र का विकास है वो भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।